प्रिय मित्रों, यह हमारी लेबर लॉ सीरीज का 5वां भाग है। इसको अंतिम भाग भी कह सकते हैं, क्योंकि इस क्रम में हम अब आगे और वेबिनार नहीं करेंगे। और अब तक हम इसमें लेबर लॉ का करंट पर्सपेक्टिव क्या है, कोड ऑन वेजेस क्या है, कोड ऑन इंडस्ट्री रिलेशन क्या है, उसके सीलिएंट फीचर्स क्या हैं, और कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी क्या है, और ये बात कर रहे हैं हम कि कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ, जिसको OSH भी कहते हैं, या उसका पूरा सही नाम बोले तो द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020 भी कहते हैं। और इस क्रम में हम आज बात कर रहे हैं कि OSH क्या है, इसकी हाईलाइट क्या है, एक एम्प्लॉयर की ड्यूटी क्या है, इस कोड में कितने जो पुराने एक्ट हैं उनका कंसोलिडेशन है, और इससे क्या हम एनविसेज कर पाते हैं, और भी बहुत सारी बातें करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं कि आप इतनी बड़ी संख्या में मेरे इस वेबिनार को अटेंड करते हैं। दूसरी बात कि आप हमें जो लिखते हैं उससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हमारी भी जो काम करने की इच्छा है और बलवती और तीव्र होती है। आइए आगे चलते हैं। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ इवैल्यूएशन का प्रादुर्भाव कब हुआ, कैसे हुआ, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। क्योंकि जहाँ फैक्ट्री होती है वहाँ मशीनों से काम होता है, वहाँ स्पीड में काम होता है, तो सेफ्टी और हेल्थ के हैजार्ड बढ़ जाते हैं। इसीलिए जो फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट पास किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, वो सबसे पहले फैक्ट्री हेल्थ एंड मोरल एक्ट 1802 में पास किया था, 1802 में, जब इंडिया में इंडस्ट्रियल कंसेप्ट ठीक से डेवलप भी नहीं हुआ था। हम जो हमारी वास्तुकला है उसके भरोसे हम चल रहे थे। दूसरा जो वर्कर की सेफ्टी को लेके एक्ट बना, फर्स्ट इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट 1881 में, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए बहुत सारी इंडस्ट्री इंडिया में लगा दी थी, इसलिए उन्हें पहली बार में 1881 में फैक्ट्री एक्ट इंडिया में पास किया। तो इंडिया में जो ओरिजिनल फैक्ट्री एक्ट है वह जो आज लागू है वह तो 1948 में बना, लेकिन उससे पहले भी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो 1881 वाले एक्ट के आधार पर काम करती थी। और जब भी हम कोई काम करते हैं, इंडस्ट्री चलाते हैं, कोई व्यापार करते हैं, कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को रन करते हैं, तो वहाँ बहुत सारे सामाजिक, आर्थिक, व्यापारिक और भौगोलिक कुछ इस तरह के बदलाव आते रहते हैं। कल्चर डिफरेंट भौगोलिक स्थिति में डिफरेंट किस्म की होती है, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए इसमें बहुत सारे समय समय पर बदलाव होते रहते हैं। इसीलिए अब भारत में बहुत आवश्यकता है कि नए तरीके से जो पुराने एक्ट्स हैं उनको समझा जाए और उनको ठीक स्थिति में एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों के हित में ठीक से डेवलप किया जाए, रीराइट किया जाए। तो जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस 2020 कोड है, इसकी बहुत सारी चीजें हमें समझने को मिलती हैं। उसमें नया कम्युनिकेशन हम क्या करने वाले हैं, लीडरशिप में क्या क्या चेंज होने वाले हैं, ट्रेनिंग के थ्रू हम किन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, या इसके कंप्लायंस के लेवल को और कैसे बढ़ा सकते हैं, और हर हाल में सेफ्टी फर्स्ट का कंसेप्ट, वह चाहे बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी हो या टेक्निकल ट्रेनिंग्स हो, उनसे सेफ्टी को कैसे इंश्योर किया जा सकता है, उस सब की बात इसमें की गई है। समझते हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ न्यू कोड। जब भी कभी ये लागू होंगे
तो वो कहाँ किन परिस्थितियों में लागू होंगे। द कोड हैज इट्स एप्लीकेबिलिटी फॉर वेरियस क्लासेस और एस्टेब्लिशमेंट एंड कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयज। इसमें वो बहुत सारी चीजें जो फैक्ट्री की डेफिनेशन में नहीं आती थी, लेकिन अब ये जो एक्ट है कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, ये लागू होगा। जैसे रियल एस्टेट, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, क्योंकि इसमें बीओसीडब्ल्यू को समाविष्ट कर दिया गया तो उसकी बहुत सारी क्लॉजेज ऑटोमेटिकली यहां लागू हो जाएंगे। दूसरी बात, इन सम प्रोविजंस द मिनिमम एप्लीकेबिलिटी वाज रिड्यूस्ड। जहां पहले वेलफेयर ऑफिसर के लिए 500 लोगों का एम्प्लॉयमेंट होना जरूरी था, अब उसको घटा करके नए कोड में 250 कर दिया गया है, क्योंकि वेलफेयर एम्प्लॉय का रखना बहुत जरूरी है। एम्प्लॉय वेलफेयर पर मैं अलग से बात कर चुका हूं। आपको यदि रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेलफेयर ऑफिसर समझना है तो आप मेरे चैनल पर जाकर के उन चीजों को ठीक से समझ सकते हैं, बहुत डिटेल में बात की है। तीसरी बात, फॉर क्रिचेज इंक्रीज द मिनिमम एप्लीकेबिलिटी ऑफ 30 से 50 कर दिया गया है। अभी तक जो क्रिच के लिए थी तो आपके लिए 20 औरतें का काम करना आवश्यकता, अब उसको नंबर को बढ़ा करके 50 कर दिया है। द एप्लीकेबिलिटी ऑफ बीओसीडब्ल्यू बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, इंडिविजुअल कंस्ट्रक्शन इज 50 लाख, जो पहले 10 लाख थी, और जो और मास की कॉस्ट है उन सबको और बढ़ा दिया गया है। तो आपका जो अपना घर भी बनाते हैं, यदि उसकी कीमत आपकी 50 लाख से ज्यादा है तो वहां बीओसीडब्ल्यू लागू होगा। एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस कोड वाज सिंप्लीफाइड विद इन 13 लेबर लॉज रिलेटेड टू ओएसएच एंड वर्किंग कंडीशंस। तो सीधा इसका जो 13 एक्ट का समावेश इसमें किया गया है। अब उन सब 13 एक्ट को एक जगह मर्ज करके और उनकी मेन क्लॉजेस को लेकर के इसमें बात की गई है, ताकि उनको जो पुरानी चीजें हैं जिनकी अब आवश्यकता बदलते परिवेश में या टेक्नोलॉजी के एरा में नहीं रह गई है, उन सबको बाहर कर दिया गया है। अब ये 13 एक्ट कौन कौन से हैं? द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, क्योंकि सबसे ज्यादा सेफ्टी की बात वहीं कही गई है। माइंस एक्ट 1952, डॉक वर्कर सेफ्टी हेल्थ एंड वेलफेयर, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन जिसको बीओसीडब्ल्यू कहते हैं, वो भी इसमें जोड़ दिया गया है। पहले वो एक्ट 1996 में 2 थे, एक सेस का और एक वर्किंग कंडीशंस का, तो उन दोनों को भी यहां जोड़ दिया गया है। द प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951, जो प्लांटेशन वर्कर्स थे उनके लिए सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात पहले बहुत ठीक से नहीं थी, इस एक्ट में बहुत डिटेल में की जा रही है। कॉन्ट्रैक्टर लेबरर्स रेगुलेशन एंड एबॉलिशन एक्ट 1970। अब एक बात बहुत बढ़िया हो जाएगी जब ये कोड नए आएंगे कि हम पहले कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स को प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के दायरे से बाहर मानते थे, एम्प्लॉयर के दायरे से बाहर मानते थे, अब इसमें उनको जोड़ दिया गया है। अब आपको कॉन्ट्रैक्टर को भी ठीक से समझना और समझाना होगा, और उसके जो वर्कर्स हैं जो थ्रू कॉन्ट्रैक्टर आपने एंगेज किए हैं अपने वर्क प्लेस पर, उनको ट्रेनिंग देना, सेफ्टी की अवेयरनेस देना, उनको पीपीईज देना, ये सब आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी में आएगा। इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स, पहले उनको अलग से डील किया जाता था, उनका मर्जर भी इसी में किया गया है कि यदि आप कोई फैक्ट्री में उनको यूज करेंगे तो उनका रजिस्ट्रेशन, उनके वेलफेयर, उनके बच्चों की एजुकेशन, मिनिमम हेल्थ, उन सब के लिए जो आपको काम करना है वह भी आवश्यक है। 8वां है द वर्किंग जर्नलिस्ट। पहले जर्नलिस्ट को अलग रखा गया था, उनके लिए बहुत ज्यादा कोशिश नहीं की थी, अब इनमें डाल दिया गया है, तो उनको कोशिश की जा रही है कि जो सोशल सिक्योरिटी के एक्ट हैं वो सब भी उन पर लागू हों, और उनकी इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटी उन फैमिली के लिए भी कुछ ना कुछ जो सोशल सिक्योरिटी है उसका प्रावधान करने की, और उनके हेल्थ, उनकी जो सेफ्टी है उसको बढ़ाने की बात की गई है। द वर्किंग जर्नलिस्ट फिक्सेशन ऑफ रेट्स ऑफ वेजेज, वो इसमें डाल दिया गया है। मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट
जिसमें एक बहुत बड़ी लॉबी काम करती है, बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट काम करता है, कुछ डायरेक्ट काम करता है, कुछ कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू काम करता है, कुछ गिग वर्कर्स की तरह काम करता है। उन सबको भी उनकी सेफ्टी की बात भी यहाँ की गई है। द सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट, उनको मिनिमम क्या क्या फैसिलिटीज देनी होंगी, उनके लिए वर्किंग कंडीशंस क्या होंगी, ये सब भी इसमें अपग्रेड की गई हैं। द सिने वर्कर्स एंड सिनेमा थिएटर्स वर्कर्स एक्ट 1981, उसको भी इसमें डाल दिया गया है। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि जो 622 सेक्शंस थी, अब उनको घटा करके 143 सेक्शंस में कन्वर्ट कर दिया गया है और उनको मर्ज करके उन सबको ठीक से इम्प्लीमेंटेशन, उनका रिकॉर्ड कीपिंग और उनकी टाइमली रिटर्न भरने की व्यवस्था डिजिटल सिस्टम के थ्रू की गई है। आइए आगे कल के समझते हैं। व्हाट डज द OSHWC कोड एनविसेज, क्या करता है? ऑक्यूपेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉर डिफरेंट सेक्टर्स क्या क्या होंगे? नंबर 1, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस, वेंटिलेशन, ड्रिंकिंग वाटर, डस्ट फ्री एनवायरनमेंट, ये सब चीजें इसका हिस्सा है। आवर्स ऑफ वर्क 8 आवर्स, ओवर टाइम, डबल पेमेंट, लीव आफ्टर वर्किंग 20 days, holidays as per the National Holiday Act and your standing orders, welfare provisions, canteen, crutch, restroom, first aid, etc. ये सब होंगे। पहले जो सिविल साइट थी उन पर किसी को चोट लग जाए तो वहाँ फर्स्ट एड की भी सुविधा नहीं होती थी, लेकिन इस एक्ट में उसका प्रावधान किया गया है यदि वो BOCW की जो मैं बात कर रहा था उसके दायरे में या 50 लाख की कॉस्ट के दायरे में वो आता है। ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयर एंड मैन्युफैक्चरर्स फिक्स कर दी गई है। पहले उसमें बहुत गैप था, अब उसको भरने की पूर्णतः प्रयास किया गया है कि अब अपनी ड्यूटी से आप बच नहीं सकते। रजिस्ट्रेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट इंक्लूडिंग डीम्ड रजिस्ट्रेशन, मैं इसके एक उदाहरण से बात करता हूं, जैसे कॉन्ट्रैक्टर अबोल्यूशन रेगुलेशन एक्ट, CLRA बोलते हैं जिसको, उसके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अब सिंप्लीफाई कर दी गई है। आपने यदि एक स्टेट में ले लिया तो दूसरे स्टेट में उस रजिस्ट्रेशन से काम कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रावधान जिनको सिंप्लीफाइड करके एम्प्लॉयर को भी ईज दिया गया है और एम्प्लॉय को भी, कॉन्ट्रैक्टर को भी कंफर्ट वर्किंग कंडीशंस डेवलप करने का एक एनवायरनमेंट जनरेट करने की कोशिश की गई है। लाइसेंस फॉर कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स, फैक्ट्रीज, बीड़ी एंड सिगार वर्कर्स, इन सब की प्रक्रिया को भी ऑनलाइन और बहुत सिंपल तरीके से कर दिया गया है। और टाइम के साथ यदि टाइमली गवर्नमेंट मशीनरी रिएक्ट नहीं करती है तो उसमें ऑटो अपग्रेडेशन का, ऑटो रजिस्ट्रेशन का प्रावधान भी डाला गया है। जब ये कोड लागू होंगे तो उनकी डिटेल में बात करेंगे। आज तो हम केवल समरी आपको समझाने की, ताकि आपके माइंड में रहे कि क्या क्या चीज आने वाली हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्रैक्टिकबिलिटी ऑफ कोड। दिस कोड comprised various labor laws into one of the practicality will be become easy and quick। 13 को 1 कर दिया तो आपको वास्तव में बहुत सारी रिकॉर्ड कीपिंग घट जाएगी, आपका रिटर्न भरने का घट जाएगा, आपका इंस्पेक्शन का लोड कम हो जाएगा और आपको जो काम है वो तेजी से करने का, अपनी ईजनेस के हिसाब से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। एम्प्लॉयर्स नो नीड टू टेक सेपरेट लाइसेंस फ्रॉम CLRA एंड फैक्ट्रीज is a single registration of the establishment will make easy to HR डिपार्टमेंट। पहले क्या होता था, फैक्ट्री एक्ट का प्रोसेस अलग था, कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स, कॉन्ट्रैक्टर रेगुलेशन एबोल्यूशन एक्ट के प्रावधान अलग थे, तो दो बार लेबर डिपार्टमेंट में, फैक्ट्री डिपार्टमेंट में फैक्ट्री का और लेबर डिपार्टमेंट में CLRA का रजिस्ट्रेशन कराना था। अब एक ही होगा और एक ही अथॉरिटी रहेगी, तो इसमें बहुत सारे बदलाव अच्छे नजर आते हैं। तीसरा,
Employers need to take care of women employees for working conditions and shift closing. उसका भी प्रावधान डाला गया कि यदि आप टू एंड फ्रो की आप सुविधा करते हैं तो नाइट शिफ्ट में भी काम ले सकते हैं, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी इंश्योर करते हैं तो नाइट शिफ्ट में भी काम कर सकते हैं। तो अब जो पहले था कि फीमेल एम्प्लॉय या वुमेन एम्प्लॉय नाइट शिफ्ट में काम नहीं कर सकती, वो सब रिमूव कर दी गई है। Hazardous process and toxic management become very strict with this code. ये बात बहुत अच्छी की गई है कि पहले जो हैजार्डस इंडस्ट्री की डेफिनेशन थी, हैजार्डस प्रोसेस की डेफिनेशन थी, उसका बहुत लोग दुरुपयोग करते थे। जो प्रोग्रेसिव एम्प्लॉयर्स हैं वो तो उसमें ठीक से काम करते थे, लेकिन जो कनिंग एम्प्लॉयर्स हैं, जो शॉर्टकट मारने वाले हैं, जो कंप्लायंस को ठीक से पालन नहीं करते हैं, तो वो शॉर्टकट मारकर अपने को बचते थे। लेकिन अब इसमें क्योंकि इसमें एनवायरमेंटल लॉज को और हैजार्ड्स को दोनों को बहुत फोकस किया गया है और उनको हैजार्डस इंडस्ट्री में डाला गया है, उनके प्रावधानों को बहुत स्ट्रिक्ट किया गया है। तो अब जो भी आप प्रोसेस इंडस्ट्री का लाइसेंस लेंगे, यदि वो हैजार्डस में आती है तो आपको डिफरेंट तरीके से डील किया गया, और यदि नहीं आती है तो बहुत इजी और कंफर्ट लेवल से आप इंडस्ट्री रन कर सकते हैं। सेपरेट चैप्टर inserted for various classes of employment will give the practical time to help employers to handle the issue with one and only one code. तो इसमें बहुत सारी चीजों का सिंप्लीफिकेशन कर दिया गया है, अलग अलग चैप्टर डाल दिए गए हैं, कौन कहाँ कैसे किन परिस्थितियों में किन कंडीशंस में लागू होगा। उन सबसे जो एम्प्लॉयर्स की ईज है वो और बढ़ेगी। ईज ऑफ रजिस्ट्रेशन डिजिटल, तो जो अभी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है वो मैक्सिमम डिजिटल है और टाइम बाउंड है। यदि वो कोई टाइम से नहीं करता है तो वो ऑटो रजिस्टर्ड मानी जाएगी। तो ये बहुत सारी चीजें आपकी टाइम सेव करेंगी, प्रोसेस सेव करेंगी, स्पीड अप करेंगी, नई स्टार्टअप को आगे बढ़ाने में मदद करेंगी और भारत के इंडस्ट्रियल सेक्टर को ऊंचाइयों तक ले जाने में कंट्रीब्यूट करेंगे। आइए इसी क्रम में और दो चीज समझते हैं। द कोडिफिकेशन ऑफ OHS हेल्प द मीडियम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज टू exempt from the taking license and registration, help to various organizations to get more employment and savings. जो पहले बहुत सारे रजिस्ट्रेशन डिफरेंट करने पड़ते थे, कॉस्ट बढ़ती थी, वो सब कम होगी और आपको मिनिमम लेबर से मैक्सिमम आउटपुट, समय की बचत, इन सब चीजों से इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। Practically, if you think this code help as well as tied in some provisions as discussed earlier, reduced welfare officer minimum requirement and increase the minimum requirement of registration CLR है। जो पहले 20 थी उसको 50 और जो रजिस्ट्रेशन जो वेलफेयर ऑफिसर के लिए था वो 500 से 250, तो एक हाथ से देना और एक हाथ से लेना। वर्कर सेफ्टी पर बहुत फोकस है। सबसे पहला इस एक्ट का जो मूल मंत्र है वो है सेफ्टी फर्स्ट, देन प्रोटेक्शन ऑफ एवरी रिसोर्स, रेगुलेशन ऑफ लेबर लॉज, हैजार्डस इंडस्ट्री को अलग करना, आपके हेल्थ और सेफ्टी को फोकस करना, क्योंकि आपकी हेल्थ के लिए भी जो पहले ऑक्यूपेशनल डिजीज की संभावना थी उनको भी यहाँ ठीक से डील करने की कोशिश की है। और उसके अतिरिक्त जो लोग इसके दायरे में नए आए हैं, जैसे सिले वर्कर्स हैं, जो गिग वर्कर्स आएंगे, उन सबके इंश्योरेंस की बात भी इसमें की गई है। तो इंश्योरेंस आने से आपका जो खुद का पर्सनल सेफ्टी और इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटी आपकी फैमिली की सेफ्टी या आपके जो लीगल हेयर्स बाद में रहेंगे उनकी सेफ्टी की बात की गई है। आइए आगे समझते हैं चैप्टर्स। इसमें टोटल 14 भागों में बांटने की कोशिश की गई है।
preliminary, registration, duty of employers and employees, occupational safety and health, health, safety and working conditions, welfare provisions, hours of work and annual leave with wages, maintenance of record, registers and returns, inspector cum facilitator, special provisions relating to employment of women, special provisions for contractor laborers and interstate migrant workers, ऑफेंस एंड पेनल्टीज ये बहुत बढ़ा दी गई हैं, सजा का प्रावधान कर दिया गया है, सोशल सिक्योरिटी फंड बनाने की बात की गई है इसमें, और अदर मिसलेनियस इश्यूज। ये मोटे मोटे 14 भागों में इसको बांटने की सरकार ने कोशिश की है ताकि सभी कुछ कवर हो जाए। अब बात करते हैं क्या चेंजेज आए पहले के मुकाबले में। की चेंजेज, बहुत सारे चेंजेज हैं लेकिन हम उनकी बात करेंगे जो प्रमुखतया सभी को इम्पैक्ट करने वाले हैं, हमारे वर्कर्स की हेल्थ और सेफ्टी के इशू को बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे। सबसे पहला सेक्शन 2 सबसेक्शन 1D एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की डेफिनेशन बहुत स्पष्ट दी गई है। होल्डिंग ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट रिड्यूस द लेस देन 50% इक्विटी, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और जॉइंट वेंचर का इशू था उसको बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है। सबसेक्शन 2(1)E में ऑडियो विजुअल्स प्रोडक्शंस इंक्लूड किए गए हैं, जो उस इंडस्ट्री से आते हैं वो सबको भी इसमें डाला गया, जैसे सिने वर्कर्स का है या और चीजें हैं। इसमें कुछ नई प्रोसेसेस डाल दी गई हैं, एनिमेशन, कार्टून, डिपिक्शन, ऑडियो विजुअल, एडवर्टाइजमेंट, सब इसके हिस्से हो गए हैं। डिजिटल प्रोडक्शन फॉर एनी ऑफ द एक्टिविटी इन रेस्पेक्ट ऑफ मेकिंग देयर ऑफ फीचर फिल्म्स, नॉन फीचर फिल्म्स, टेलीविजन, वेब बेस्ड सीरीज, टॉक शोज, रियलिटी शोज, स्पोर्ट शोज एंड अदर दिस काइंड ऑफ इवेंट, इस सब इसमें डाल दिए गए हैं। सेक्शन 2(1) सबसेक्शन F में ऑडियो विजुअल्स वर्कर्स जैसे एक्टर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, आर्टिस्ट हैं, आपका मेकअप मैन्स हैं, इन सबको भी इसमें डाला गया है। सिंगर है, एंकर है, न्यूज रीडर है, डांसर है, डबिंग है, ये सब इसमें जो स्टंट पर्सन हैं जिनकी लाइफ को हमेशा रिस्क रहता है, सब इसके हिस्से बना दिए गए हैं। बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन को भी इसमें ठीक से डज नॉट इंक्लूड कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्रीज एंड माइंस एंड ओन रेजिडेंशियल पर्पजेज ऑफ द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और कनेक्शन विद द फैक्ट्रीज और माइंस। अपना घर यदि 50 लाख से कम का है तो पहले 10 लाख थी, अब 50 कर दी गई। दूसरा, जो फैक्ट्री एक्ट में एरिया रजिस्टर्ड हैं जिनको सेपरेट नहीं किया जा सकता, वहां BOCW एक्ट लागू नहीं होगा। पहले बहुत कंफ्यूजन था, बहुत सारे केस इस वजह से चले हैं, गवर्नमेंट भी रिजिड थी और एम्प्लॉयर भी रिजिड थे, सुप्रीम कोर्ट तक लोगों ने मुकदमे लड़े हैं, लेकिन इस एक्ट में उनको बिल्कुल स्पष्टतः क्लैरिटी के साथ डिफाइन किया गया है। नो आर्गुमेंट, नो लिटिगेशन। सेक्शन 2 सबसेक्शन M में कॉन्ट्रैक्ट लेबर की डेफिनेशन को बिल्कुल साफ कर दिया है। न्यू डेफिनेशन ऑफ कोर एक्टिविटी provided that activity which established is set up and other activities like housekeeping, security, canteen and not to be taken as a core activity। तो जो पहले कॉन्ट्रैक्टर एबोल्यूशन एंड रेगुलेशन एक्ट को कहीं भी लागू करते थे, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसकी जो माल प्रैक्टिसेस है उसे रोकने के लिए या उसके अब्यूजमेंट को रोकने के लिए कुछ प्रावधान लिए गए हैं कि जो कोर्स एक्टिविटीज हैं उनमें अब आप कॉन्ट्रैक्टर वर्कर को यूज नहीं कर सकेंगे। रियलिटी में या प्रैक्टिकलिटी में क्या होगा यह समय के साथ पता चलेगा, लेकिन कुछ प्रावधान डाले गए हैं। अब जो कोर एक्टिविटीज आपकी बिजनेस की है, या जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, जो आपकी कोर एक्टिविटीज डिफाइन की है, उनमें किसी भी कीमत पर आप कॉन्ट्रैक्टर वर्कर का एम्प्लॉयमेंट अब आप नहीं कर सकेंगे।
सेक्शन 2ZZI डेफिनेशन ऑफ वर्कर मॉडिफाइड वेज सीलिंग 18,000 पर मंथ फिक्स्ड। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड द वेलफेयर फैसिलिटीज, पहले कॉन्ट्रैक्टर की थी, यहाँ यदि आपके अंदर कॉन्ट्रैक्टर वर्कर भी काम कर रहा है तो उनकी जिम्मेवारी भी जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का वेलफेयर ऑफिसर है उन्हीं की होगी। तो बहुत सारी चीजें अच्छी की गई हैं। 6 सबसेक्शन F अपॉइंटमेंट लेटर, एम्प्लॉयर शुड इशू द लेटर टू अपॉइंटमेंट टू एवरी एम्प्लॉय इन हिज अपॉइंटमेंट। वो चाहे जिस तरीके से है, वो यदि गिग वर्कर है तो उसका एग्रीमेंट, वो यदि कॉन्ट्रैक्टर वर्कर है तो कॉन्ट्रैक्टर का एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्टर का अपॉइंटमेंट लेटर, आपका अपॉइंटमेंट डायरेक्ट अपॉइंटी है तो आपका अपॉइंटमेंट लेटर फिक्स टर्म के लिए है, परमानेंट है, टेम्परेरी है, या जो भी आपने अपने स्टैंडिंग ऑर्डर्स में क्लासिफाइड किया है उस तरह का उसको क्लासिफिकेशन के साथ लेटर दिया जाना कंपलसरी है। इसमें पहले भी थी ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉय, इसमें भी डाली गई हैं सेक्शन 13 में। टू टेक रेस्पॉन्सिबल केयर of his health and safety and other provisions, comply with safety and health requirement, cooperate with the employer in meeting statutory obligations। अब आपको नेग्लिजेंस की या सेफ्टी वायोलेशंस की चार्जशीट मिल सकती है, ये बहुत अच्छा किया गया है। पहले कुछ लोग, जैसे मैं आपको एक उदाहरण के साथ समझाने की कोशिश करूं, भारत में हेलमेट टू व्हीलर्स पर और फोर व्हीलर्स पर सीट बेल्ट बहुत जोर लगाया जा रहा है, लेकिन हम बिहेवियर में चेंज ही नहीं ला पा रहे हैं, उनको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से कुछ वर्कर्स फैक्ट्री में भी जो सेफ्टी के पीपीई उन्हें दिए जाते हैं, वो चाहे गैस मास्क हो, चाहे वो हेलमेट हो, चाहे वो ग्लव्स हों, चाहे वो हियरिंग एड हों, या और पीपीई हो, बहुत सारे टाइप के पीपीई हो सकते हैं, उनको वो अवॉइड करते हैं, यूज नहीं करते हैं या उनका मिसयूज करते हैं। तो अब उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी दोनों डाली गई हैं और उनके लिए अब आपका जॉब तक जा सकता है। ये बहुत अच्छा पहल है ताकि हमारा जो बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी है वो डे 1 से हमारे बिहेवियर में आ जाए। वी कैन डेवलप द गुड हैबिट्स फॉर गुड वर्किंग कंडीशंस और सेफ वर्किंग कंडीशंस। तो ये एक अच्छी पहल है। सेक्शन 16 में नेशनल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड बनाए गए हैं, उनकी रिकमेंडेशंस को टेक केयर करने की बात की गई है। स्टेट ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड एडवाइजरी बोर्ड बनाए गए हैं, जो स्टेट के डायरेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज होंगे उनके देख रेख में काम करेंगे। सेक्शन 18 में एवरी एम्प्लॉई हैज ए राइट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एम्प्लॉयर रिलेटिंग टू हिज हेल्थ एंड सेफ्टी। He is also entitled to represent to the inspector cum facilitator if he is not satisfied with the response of the employer। एक नया प्रावधान है, आप डायरेक्ट लिखित में या वर्बल रूप से जो आपका इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर जनरेट किया गया है सिस्टम में, उसको आप बता सकते हैं, लिखकर दे सकते हैं। यदि आपका एम्प्लॉयर या कॉन्ट्रैक्टर, ऐसा नहीं आप कॉन्ट्रैक्टर वर्कर नहीं लिख सकता, ये कॉन्ट्रैक्टर वर्कर को भी राइट दे दिया गया है। तो बहुत सारे अच्छे प्रावधान इसमें डालने की प्रयास है। सेक्शन 32 में एनुअल लीव विद वेजेस, वो सबके लिए कंपलसरी कर दिए गए हैं। वर्कर एम्प्लॉयड इन एस्टेब्लिशमेंट शैल बी एंटाइटल्ड फॉर लिविंग कैलेंडर ईयर, उसके लिए फाइनेंशियल ईयर नहीं, 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, उसमें जो 180 डेज या उससे अधिक दिन काम करेगा, पहले 240 थे, अब उसको 180 डेज कर दिया गया है। और 20 दिन पर एक छुट्टी का प्रावधान पहले भी था, वो आज भी है। तो जो चेंज आया है वो 240 से घटकर 180 का चेंज आया है। चैप्टर 3 में हम बात करें ड्यूटीज ऑफ द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉइज एक्सेट्रा। सबसे पहले एम्प्लॉयर की ड्यूटीज की बात करते हैं। जब कोई इंसिडेंट एक्सीडेंट हो जाता है तो किस तरह से एम्प्लॉयर बिहेव करते हैं, किस तरह से करना चाहिए, क्या उसकी ड्यूटीज हैं। प्रोवाइड द वर्क प्लेस दैट इज फ्री फ्रॉम हैजार्ड, उसको अपने यहाँ प्रत्येक एम्प्लॉयर को उसकी जानकारी, एम्प्लॉय को उसकी जानकारी, उसकी ट्रेनिंग, उसकी अवेयरनेस प्रोग्राम
कराना एम्प्लॉयर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। Whosoever इज एंटरिंग इनटू द फैक्ट्री प्रमाइसेस, वो चाहे विजिटर भी हो, उसके लिए या तो रेस्ट्रिक्ट की जाए एंट्री, या फिर उसको उस लेवल का अवेयरनेस दिया जाए। क्योंकि जो हैजार्डस इंडस्ट्री है उसमें ये बड़ी प्रॉब्लम है। आपने देखा हो बहुत सारी जो हैजार्डस प्रोसेस की इंडस्ट्री है वो एक एरिया के बाद किसी को अलाउ नहीं करती। योर एंट्री इज रेस्ट्रिक्टेड, यू कैन गो अप टू देयर कॉमर्शियल डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, बट यू कैन नॉट एंटर इनटू देयर फैक्ट्री प्रीमाइसेस। अब वो और भी टाइट कर दिया गया है। प्रोवाइडिंग फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप, चाहे आप किसी भी एक्टिविटी में ऑर्गेनाइजेशन के यदि रोल पर हैं, काम करते हैं या कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू भी आते हैं, तो आपका एनुअल हेल्थ चेकअप प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को फ्री कराना होगा। और जहां 6 मंथली है वहां 6 मंथली कराना होगा। तो इसमें प्रावधान डाला गया है। तीसरा, comply with the occupational safety and health standard declared under the section 18 or the rules, regulations, bylaws or orders made by under this code, जो भी है उन सब की जानकारी और उनका इम्प्लीमेंटेशन इन लेटर एंड स्पिरिट कराना अब प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की या एम्प्लॉयर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। एंश्योर द डिस्पोजल ऑफ हैजार्ड, जो उनके यहाँ वेस्ट निकलती है, जो हैजार्डस वेस्ट है, उसका डिस्पोजल कैसे किया जाएगा। अभी तक ई वेस्ट को लोग कहीं भी फेंक देते हैं, जैसे कंप्यूटर खराब हो गया कहीं फेंक दो। आज आप घर में मोबाइल को देखिएगा, हम कहीं भी छोड़ देते हैं, कैसे भी देख लेते हैं। लेकिन ई वेस्ट का जो हैजार्ड पर इम्पैक्ट है उसको देखते हुए उसका एक सिस्टम जनरेट किया गया है। इशूइंग अपॉइंटमेंट लेटर इज मस्ट। अब उसका चाहे वो आप किसी तरह से भी रखते हैं, जो भी आपके यहाँ एंटर हो रहा है उसका अपॉइंटमेंट लेटर, और यदि वो विजिटर है तो विजिटर का रिकॉर्ड प्रॉपर होना बहुत जरूरी है। मैं छोटी इंडस्ट्री में देखता हूँ जो फैक्ट्री एक्ट से या तो बचते हैं और जब कवर हो गए फिर भी वो जो बच्चों से काम कराते हैं या किसी दूसरे से लोग से काम कराते हैं, और जब उन्हें इंस्पेक्टर पकड़ते हैं वो कहते हैं खाना लेकर आया था, ये तो मिलने आया था। ये सब अब नहीं चलेगा। तो ये काफी बड़े बदलाव इसमें कर दिए गए हैं। इन्फॉर्मिंग रिलीवेंट अथॉरिटीज इन केस ऑफ एक्सीडेंट, वो पहले भी था, वो अभी भी था। डेथ में किस किस को इन्फॉर्म करना है, लोकल पुलिस स्टेशन को, डीएम को, फैक्ट्री डिपार्टमेंट को, वो आज भी है और पहले भी था। लेकिन इसको सिस्टमेटिक अप्रोच दी गई है। Additional duties are prescribed for employers in factories, mines, dock, plantation, building and other construction work. कंस्ट्रक्शन वर्क पर भी सेफ्टी का, जैसे आपको जो सेफ्टी बेल्ट है कहाँ बांधी जाए, कैसे बांधी जाए, हाइट पर काम करने के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो सबको बहुत तरीके से, बहुत सिस्टमेटिक वे में, बहुत इजी लैंग्वेज में इसमें डालकर उसकी अवेयरनेस की बात की गई है। अब बात करते हैं एम्प्लॉयज की। एम्प्लॉयर की रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर ली, अब एम्प्लॉयज के लिए क्या है। टेक रेस्पॉन्सिबल केयर फॉर द हेल्थ सेफ्टी फॉर हिमसेल्फ एंड अदर पर्सन। अब वो अपनी भी सेफ्टी की और हेल्थ की जिम्मेवारी लेगा, और उसके काम करने के तरीके से या उसकी नेग्लिजेंस की वजह से किसी दूसरे को हानि ना हो जाए, उसकी जिम्मेवारी भी उसके ऊपर डाली गई है। कंप्लाई विद द सेफ्टी एंड हेल्थ रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड इन द स्टैंडर्ड्स, जो उस कंपनी के स्टैंडर्ड में, जो उस कंपनी के सेफ्टी और हेल्थ मैनुअल में जो प्रोसीजर डला है उसको 100% फॉलो करना अब उसकी नैतिक और मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी, या यूं कहिए उसके लिए वो अब गीता का श्लोक बन गया है कि जिसके बगैर वह अपने जीवन को आगे नहीं चला सकता। तीसरी बात, कोऑपरेट विद द एम्प्लॉयर इन मीटिंग्स एंड स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस ऑफ द एम्प्लॉयर्स अंडर दिस कोड। जब भी उनकी कोई मीटिंग होगी तो उसमें अपनी प्रॉब्लम्स को बताना, एम्प्लॉयर की मदद करना, अच्छे सजेशन देना,
स्कीम को ठीक से लागू करवाना, उसमें क्या प्रॉब्लम्स में चेंज किया जा सकता है, उस सब के लिए 2 कदम आगे बढ़ना अब एम्प्लॉय की जिम्मेवारी में डाला गया है। नंबर डी, if any situation which the unsafe, unhealthy comes to his attention, यदि उसने कहीं ऐसा देखा कि ये अनसेफ एक्ट हो रहा है या अनसेफ वर्किंग कंडीशंस हैं या इस प्रैक्टिस से किसी को नुकसान हो सकता है, तो उन सब की सूचना भी वह समय से देकर करेगा, वो बच नहीं सकता। तो ये एम्प्लॉयर को भी जिम्मेवार ठहरा गया और एम्प्लॉय को भी बहुत सारी चीजों में जिम्मेवार ठहरा गया है। अगला जो ई है, नॉट विलफुली इंटरफियर विद द मिसयूज और नेग्लेक्ट of any appliances, convenience or other things provided that workplace for purpose of securing the health, safety and welfare workers। अब वर्कर को पूरी तरह जिम्मेवार ठहरा गया है कि उसकी नेग्लिजेंस की वजह से, उसके पीपीई को ना यूज करने की वजह से या उसका मिसयूज करने की वजह से या अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उनमें चेंज लाने की वजह से यदि हेल्थ और सेफ्टी को कोई इशू अराइज होता है तो ही विल बी मेड रेस्पॉन्सिबल। ये बड़े बदलाव हैं, इनसे अब बहुत सारे सेफ्टी और हेल्थ के इश्यूज इंप्रूव करेंगे। नॉट डू विलफुली विदाउट रीजनेबल कॉज एनीथिंग लाइकली टू एंडेंजर हिमसेल्फ और अदर्स, कोई खतरे की अपने लिए या अपने साथी के लिए कोई ऐसी परिस्थिति वह उत्पन्न नहीं कर सकता। perform such other duties as may be prescribed by the appropriate government, समय समय पर जो appropriate government है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो रूल बनाएगी, रेगुलेशन बनाएगी, चेंज करेगी या अवेयरनेस डेवलपमेंट के प्रोग्राम करेगी, उन सबको अवेयरनेस और इम्प्लीमेंटेशन में वह सहयोग देगा। ड्यूटीज ऑफ कंसल्टेंट, जो कंसल्टेंट जैसे ड्राइंग बनाते हैं, फैक्ट्री की जब हम लाइसेंस लेते हैं तो फैक्ट्री की ड्राइंग बनाते हैं, उनकी क्या जिम्मेवारी है, या जो अभी बहुत सारे कंसल्टेंट सेफ्टी और सिक्योरिटी के आकर के वहाँ काम करते हैं, उन सब की क्या जिम्मेवारी है, उनको भी रेस्पॉन्सिबल बनाया गया है। बहुत अच्छी पहल है। मैन्युफैक्चरर्स, इंपोर्टर्स, डिजाइनर्स, सप्लायर्स must ensure that any article created or provided by them for the use of establishment is safe, provided information on its proper handling। मैं इसका उदाहरण देता हूँ। एक केमिकल इंडस्ट्री में कहीं बाहर से ऐसा केमिकल आता है जो बहुत ज़्यादा हैजार्डस है, लेकिन जहाँ वो इस्तेमाल होता है वो कुछ लोग जानते हैं। अब उसकी वो जानकारी, उसकी लोडिंग अनलोडिंग का सिस्टम, उसके सेफ्टी के प्रिकॉशंस, ये सब सप्लायर के ऊपर भी जिम्मेवारी डाल दी गई है। फर्दर द आर्किटेक्ट, जो नक्शे बनाते हैं, इंजीनियर्स, डिजाइनर्स, टू एंश्योर द स्ट्रक्चर डिजाइन्ड बाय देम कैन बी सेफली एग्जीक्यूटेड एंड मेंटेन्ड। ऐसा नहीं है कि आप जो फैक्ट्री एक्ट के प्रोविजंस है आप उनको क्वेश्चनर को भर दें केवल और ठप्पा लगा दें, अब आपकी जिम्मेवारी इस पर डाली गई है। चैप्टर 10 स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन, फीमेल एम्प्लॉयज किस तरह से काम करेंगी। सेक्शन 43 वुमेन वर्कर, वुमेन वर्कर एंटाइटल्ड फॉर ऑल टाइप ऑफ वर्क इन एस्टेब्लिशमेंट। वुमेन वर्कर कैन एम्प्लॉयड फ्रॉम 7 PM to 6 AM, अब रात में भी काम कर सकती हैं। तो उसके कुछ क्लॉज डाल दिए गए। सेक्शन 44 में द एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड द एडिक्वेट सेफगार्ड फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन इन सच ऑपरेशंस इन विच इज कंसिडर्ड टू बी डेंजरस और हेल्थ एंड सेफ्टी। उदाहरण के साथ, एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां बहुत मशीनों पर काम करता है, तो वहां आप साड़ी पहनना अलाउ नहीं है। उसके लिए डांगरी या जो क्लोज, टाइट क्लोज हैं, ताकि वो उड़ करके या हवा के साथ जा करके मशीन के पार्ट में ना फंस जाएं या स्पीड के जो मेन मूवर्स हैं उनके साथ ना कनेक्ट हो जाएं, इसलिए उनका जो जिम्मेवारी है वो एम्प्लॉयर की है। जैसे बाल लंबे होना, यदि आपने
बालों के लिए कैप नहीं लगाई है, अपने बालों को टाइटली नहीं बांधा है, तो आप खुले बालों से आप शो फ्लोर पर नहीं जा सकते। तो ऐसी कुछ जानकारी महिलाओं के लिए स्पष्ट रूप से करने का और उनके साथ एम्प्लॉयर को वो एनवायरनमेंट जनरेट करने का भी यहाँ काम किया गया है। मैं आपको एक और उदाहरण समझाता हूँ। आज की डेट में फीमेल जो मैसन्स हैं, वो बिल्डिंग में मैंने काम करते हुए, क्योंकि मैं नोएडा में रहता हूँ, तो मैंने बहुत जगह देखा है, लेकिन वो साड़ी पहनकर प्लास्टर करती हैं, मैसन का काम करती हैं, वो अब नहीं चलेगा। यदि आपको हाइट पर काम करना है तो आपको टाइट क्लोथ पहनने ही होंगे। इसीलिए कुछ इस तरह के प्रोविजंस हैं, वो काफी कुछ सेफ्टी और हेल्थ के मामलों में बहुत अच्छा पॉजिटिव सकारात्मक प्रभाव डालेंगे। बात करते हैं स्पेशल प्रोविजंस फॉर कॉन्ट्रैक्टर लेबरर्स एंड इंटर माइग्रेंट वर्कर्स, पार्ट 1, कॉन्ट्रैक्ट लेबर। सेक्शन 45 में एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस एक्ट अप्लाइज टू एवरी एस्टेब्लिशमेंट विच इज 50, जो मैं आप कह रहा था पहले अभी तक 20 थी, अब 50 कर दिया गया, और 50 की भी डेफिनेशन क्लियर कर दी गई है। लाइसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट कर दिया गया। कॉन्ट्रैक्ट टू ऑब्टेन लाइसेंस अकॉर्डेंस विद द सेक्शन 119 सबसेक्शन 1। दूसरा, स्पेसिफिक लाइसेंस लेना है यदि, तो वह सेक्शन 47 सबसेक्शन 2। लाइबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर फॉर वेलफेयर फैसिलिटीज, सेक्शन 53। ये सब चीजें कॉन्ट्रैक्ट लेबर एबोल्यूशन और रेगुलेशन जो एक्ट था वो अलग से डील होता था, अब वो इसी एक्ट का हिस्सा होगा। इसके लिए कंप्लायंस अब तेजी से बढ़ेगी। दूसरी बात करते हैं पार्ट 2, इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स। अभी जो से बिहार से, उत्तर प्रदेश से, साउथ के स्टेट में या वेस्टर्न स्टेट, गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, या इधर नॉर्थ में पंजाब है, बहुत सारे लोग काम करते हैं। उन सब के लिए अभी तक कोई सिस्टम नहीं था। जो कोरोना में हमने देखा, ये बहुत सारी चीजें देखने को मिली, लेकिन अब उसमें सिस्टम डाल दिया गया है। सेक्शन 59 में एवरी एस्टेब्लिशमेंट विच द 10 और मोर इंटर माइग्रेंट वर्कर्स और एम्प्लॉयड, उन पर लागू होगा। सेक्शन 62 में बेनिफिट ऑफ पीडीएफ, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, वह लागू होगा ही होगा। दिस इज द अकाउंटेबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर एज वेल एज द कॉन्ट्रैक्टर। जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का डेटा है वो वहां सिस्टम जनरेट करना उनको मिलना आवश्यक है। ऑप्शन टू एन इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स अवेलिंग पीडीएस आइदर इन द नेटिव स्टेट और डिस्टेंट स्टेट, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वह उस सुविधा को कहां लेना चाहता है, उसको अपना ऑप्शन देना होगा। सेक्शन 62 सबसेक्शन बी में प्रोबेबिलिटी ऑफ बेनिफिट्स ऑफ इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स और फॉर बिल्डिंग एंड एग्रीकल्चर वर्कर्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो जहां काम करते हैं वहां की ज्यादा है, इसीलिए इसका इंप्लीमेंटेशन बढ़ाना आवश्यक है। ऐसे ही जो सेक्शन 63 में टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर फॉर इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स, हर स्टेट की जिम्मेवारी होगी कि एक टोल फ्री नंबर बनाए और उस पर इन सब चीजों को 24 आवर्स रजिस्टर करने की या उनकी हेल्प करने की मदद करें। सेक्शन 64 स्टडी ऑफ इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स, वो आए, उनकी स्टडी करना, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या उनके वेलफेयर के लिए काम किया जा रहा है, यह सब उसमें टाइम टू टाइम एक्नॉलेज करना, टाइम टू टाइम सुपरवाइज करना, टाइम टू टाइम उसको अपग्रेड करने की बात करना, अब इसका हिस्सा है। थर्ड पार्ट है ऑडियो विजुअल्स वर्कर्स, जो सिने वर्कर्स थे या जो आजकल अब सीरियल बनने लगे हैं, वेब सीरीज बनने लगी हैं, या बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर अपने छोटे छोटे रिकॉर्डिंग करके डालने लगे हैं, उन सब के लिए यदि एक्ट लागू होता है तो सेक्शन 66 क्या कहती है, प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑडियो विजुअल वर्कर्स विदाउट एग्रीमेंट। अब बिना एग्रीमेंट के आप किसी से काम नहीं ले सकते, क्योंकि गिग वर्कर्स की फैसिलिटी की है, तो गिग वर्कर्स के साथ एग्रीमेंट ही होता है, तो एग्रीमेंट करिए। आप अपना 1 पेजर एग्रीमेंट का फॉर्म तैयार रखिए, खुद साइन कीजिए, उससे भी साइन कराइए, डॉक्यूमेंट को मेंटेन कीजिए। सेक्शन 66 सबसेक्शन ए में एग्रीमेंट इन राइटिंग एंड एंटर्ड इनटू
क्या विद सच पर्सन और प्रोड्यूसर ऑफ सच ऑडियो विजुअल्स और सच पर्सन, जो इनको कराता है और जो करता है, दोनों के बीच। तो ये सब चीजें बहुत अच्छे तरीके से इसमें कवर की गई हैं। सेक्शन 66 सबसेक्शन बी में सच एग्रीमेंट इज रजिस्टर्ड विद द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। यदि आपको करने हैं तो रजिस्टर्ड होंगे, ऐसे नहीं है कि मैंने एक पेपर पर साइन कर लिया और उसको दे दिया। टू बी नोटिफाइड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बाय द प्रोड्यूसर ऑफ सच ऑडियो विजुअल प्रोग्राम्स। तो जो मिसयूज की संभावना थी उसको कंट्रोल करने के लिए इन सब चीजों को आगे लाया गया है। अब बात करते हैं चैप्टर 5, बीड़ी एंड सिगार वर्कर्स। जैसे मध्य प्रदेश के सागर में बहुत बीड़ी बनती है, या बहुत जगह सिगार जहां मैनुअल प्रोसेस है, उनका लाइसेंस टू इंडस्ट्रियल प्रोमाइसेस एंड पर्संस, कि मैं कहां बनाऊंगा और कितने लोगों के साथ काम करूंगा, वो लाइसेंस लेना कंपलसरी है। और उनका वेलफेयर, उनका जो वेजेज, उनका टाइम, सब अब प्रिंसिपल एम्प्लॉयर या जो भी कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस लेगा उसके ऊपर है। पार्ट 6, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, क्योंकि बिल्डिंग का काम बहुत बढ़ रहा है। तो सेक्शन 78 में प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन सर्टेन पर्संस कंटेनिंग बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। नो पर्सन विद डेफनेस, जो बहरे हैं, जिनमें डिफेक्ट विजन है, जो देख नहीं सकते हैं, या जिनको कलर ब्लाइंडनेस है, वो सब इस एक्ट में काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि यदि इन केस ऑफ एनी इंसिडेंट और एक्सीडेंट, यदि उनको आवाज भी लगाते रहो वह नहीं सुनेंगे। इसीलिए इन चीजों को अब बहुत तेजी से सिस्टम में डेवलप करने की कोशिश की गई है। जब लागू होंगे इंपैक्ट तभी पता चलेगा। पार्ट 8, प्लांटेशन, फैसिलिटीज फॉर वर्कर्स इन प्लांटेशन, नेसेसरी हाउसिंग एकोमोडेशन। वहां जंगलों में लगाते हैं तो वहां एकोमोडेशन देना कंपलसरी है। ड्रिंकिंग वाटर, किचन, टॉयलेट टू बी एवरी वर्कर एम्प्लॉयड इन प्लांटेशन। पहले घर बना देते थे, आप जंगल में शौच के लिए जाइए, अब कंपलसरी कर दिया गया है कि जो भी प्लांटेशन की कॉलोनी होंगी उसमें प्रत्येक एम्प्लॉय के लिए लेट्रिन, ड्रिंकिंग वाटर और किचन, टॉयलेट इज एंश्योर्ड। फैमिली है तो फैमिली के हिसाब से, इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल के हिसाब से। दूसरा सब सेक्शन 92 सब सेक्शन बी, क्रचेज, प्लांटेशन इंडस्ट्री पर भी इसको लागू कर दिया गया है, पहले नहीं था। ऐसे चैप्टर 12, ऑफेंस एंड पेनल्टीज। अब लाइबिलिटीज बहुत बढ़ा दी गई है। जो पेनल्टी है वो 2 लाख रुपए से स्टार्ट होती है और 3 लाख तक जाती है, और यदि इसका 5 साल के भीतर भीतर दोबारा रिपीटिशन हो जाता है तो वो 2 से 4 हो जाएगी और वो 6 हो जाएगी। दूसरा, इसमें 3 महीने से 6 महीने तक की सजा का प्रावधान है। तो ये सब चीजें अब इन चीजों को इम्प्रूव करने के लिए मदद करेंगी। जो पहले लोग लॉ को इंटेंशनली फॉलो नहीं करते थे, जानबूझकर वायोलेटर्स बने हुए थे, उन सबको इस पेनल्टी के साथ अपना माइंडसेट चेंज करना होगा। और इस इम्प्लीमेंटेशन के बाद लिटरली मैं ऐसी आशा करता हूं कि इन सब एरियाज में बहुत बदलाव आएगा। तो ये जो काम किया गया है कि जो पहले 500 रुपये 1000 रुपये दे देंगे, क्या फर्क पड़ता है, आराम से काम करिए, अब शायद इस पर रोक लगेगी। चैप्टर 13, सोशल एंड सिक्योरिटी फंड। यहां सेक्शन 114 में कंपोजिशन सर्टेन ऑफेंसेस से जो पैसा आएगा, और दूसरा सेक्शन 115 में अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कंपोजिशन ऑफ ऑफेंसेस एज स्पेसिफाइड सेक्शन 4, सबसेक्शन 4 और सेक्शन 114। तो जो भी पैसा इकट्ठा होगा वो सब सोशल सिक्योरिटी फंड की तरह इकट्ठा होगा। अब वो गवर्नमेंट की इनकम नहीं होगी और उसको इन कामों के लिए यूज किया जाएगा। मैं अब इसे कंक्लूड करता हूं कि इसका इम्पैक्ट मुझे क्या लगता है।
जब इम्प्लीमेंट होंगे तो इन डिटेल इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन अब कंक्लूड करते हैं। हेल्थ एंड सेफ्टी हैज ओन इट्स इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयज, वर्क बिहेवियर्स एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ फिक्शन ऑफ this will lead to organization or employees to downward is improvement। जो पहले वहां काम मत करना, बहुत अनसेफ वर्किंग कंडीशंस हैं, अब ये जो ऑरा है या जिस तरह का लोगों के माइंड में परसेप्शन है ये दूर होगी। दूसरा, कोड इज गुड एंड नाइस इन इट्स नेचर बट actual compliance conditions and achievement will reflect the performance code। मैं बार बार कह रहा हूं कि हम भारत में रह रहे हैं, यहां लोग लॉ अबाइडर्स कम हैं और लोग लॉ को जानबूझ करके अपने से दूर रखने की कोशिश करते हैं। वेज, सोशल सिक्योरिटी, IR, OSH, दीज आर इंटरडिपेंडेंट। चारों कोड एक दूसरे में गुथे हुए हैं, इनको जैसे एक माला बन जाती है डिफरेंट फूलों से, उन सबको गूंथ दिया गया, तो ये इंटरडिपेंडेंट है और एक का इम्पैक्ट दूसरे पर आएगा ही आएगा। तो यदि कोई आदमी एक एक्ट से बचेगा तो बच नहीं पाएगा। नेक्स्ट है, द रूल्स ऑफ दिस कोड वाज प्रिपेयर्ड एंड पुट ऑन बिफोर जर्नल पब्लिक फॉर सजेशंस। आफ्टर 45 days of rules will apply and code will start enforcing। ये बनाए गए थे, इंप्लीमेंट किए गए थे, ऐसे ही जो इनके रूल्स बनेंगे उनको किया जाएगा। जिन स्टेटों ने बना लिए हैं उन्होंने ये प्रोसेस कंप्लीट कर लिया, जिन स्टेटों में अभी नहीं बने हैं उन स्टेटों में यह प्रोसेस अभी भी ऑन है। मैं आशा करता हूं कि इन चीजों को हम जल्दी ही समझेंगे, जल्दी ही अपने स्टेट के रूल बनवा कर इनको इम्प्लीमेंट करेंगे और भारत की जो उद्योग है वो चाहे SME है, MME है, स्मॉल स्केल है, मीडियम स्केल है या लार्ज स्केल है, उस सब की बेहतरी भारत के भविष्य के लिए और उद्योगों में काम करने वाले कामगारों की, कर्मचारियों की, या यूं कहिए कॉन्ट्रैक्टर वर्कर की, माइग्रेंट वर्कर की सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस डेवलप होंगी। इस उम्मीद के साथ, इस आशा के साथ आज इसको यहीं बंद करते हैं। और यदि आपको इनका इम्पैक्ट डिटेल में समझना है, सेक्शन टू सेक्शन, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, आप हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। आज इतना ही, फिर आपसे शीघ्र मिलेंगे किसी और सीरीज के साथ, क्योंकि हमने लेबर लॉ सीरीज का 5वां भाग आज पूरा किया। आपका हमें सुनने का बहुत बहुत धन्यवाद।